हेलो।
मैं उसको आखिरी का शब्द या कोई शब्द सुन नहीं पाता हूं, मैं बोलता हूं फिर से। जैसे आप फिर से बोलते हैं तो उस शब्द को हटा देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है ना। ये क्यों हो रहा है? तो प्रश्न फ्रेम करना भी एक कला है। वे दोबारा पूछने से वो जो शब्द है जो मूल प्रश्न को लेकर आ रहा है वही बदल जा रहा है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। तो एक बड़ी तकलीफ है जो हम बोलते हैं ना, उसमें बोलने में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बोलने का मतलब मुंह हिलाना नहीं है। बोलने का मतलब है जिनको बोल रहे हैं उन तक पहुंचना। वो बोलने वाले की जिम्मेदारी है, सुनने वाले की जिम्मेदारी नहीं। हम सुनने वाले की जिम्मेदारी में छोड़ देते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर जाए वो। पहले ध्वनि के रूप में जाए, दूसरा अर्थ के रूप में जाए, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन का मतलब है मेरे जो विचार है आप तक पहुंचे, आपके मेरे तक पहुंचे। जीवन के, हाँ ठीक है, जीवंत पर एक बात कर लेते हैं। जीवंतता क्या है? आपने भी पूछा था, हर सेल से निकलता है, पुंजाकार होता है। तो सबसे पहले मध्यस्थ दर्शन उस जीवन के बारे में क्या कह रहा है जो अभी शरीर को नहीं चला रहा है। ठीक है ना। तो जीवन में एक मध्यांश है, 4 परिवेश। चाहे अंश व मध्यांश में हो, चाहे परिवेश में हो, अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। पहला, मध्यांश वाले भी घूम रहे हैं, परिवेश वाले भी घूम रहे हैं, अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं। पहला, वो एक्सिस बिल्कुल खड़ा है ऐसा नहीं है, वो एक्सिस भी थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? कंपन गति। हर अंश में 2 गति मिल गई, एक अपनी धुरी पे घूमना, अपना एक एक्सिस में घूमना। घूमना माने हिलना डुलना। पहला, नहीं इसको अभी घूर्णन कह रहे हैं। इसके बाद वो ऐसा करते हुए मध्यांश के चारों तरफ घूम रहा है। मध्यांश को छोड़ के बाकी जो है मध्यांश के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो मध्यांश के चारों तरफ घूमते समय भी उनमें घूर्णन गति बनी हुई है और कंपन गति भी उस अंश में बनी हुई है। वो जो अंश है एक परिवेश के रूप में मध्यांश के चारों तरफ घूम रहा है, वो जो परिवेश है फ्लैट नहीं है, वो भी हिलता डुलता है। देख, तो परिवेश की जो लंबाई चौड़ाई घट रही है, बढ़ रही है, इसको भी कंपन कहेंगे। उसका जो डायरेक्शन है वो भी घट बढ़ रहा है, इसको भी कंपन कहेंगे। ये चारों परिवेश में अलग अलग हो रहा है। इसके बाद ये सबका सम्मिलित जो स्वरूप है वो भी एक कोई एरिया में या वॉल्यूम में घूम रहा है, ऊपर नीचे आजू बाजू, जिसको बोलेंगे पुंज। तो अपन अभी अंदर वाली गतियों को थोड़े समय के लिए सोचना बंद कर दें। वो जो बड़ा एक चीज है, बड़ा माने सबका मिला हुआ जो स्वरूप है, जो चैतन्य परमाणु है, वो एक वॉल्यूम में घूम रहा है। वॉल्यूम क्यों बोला? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी। 3D चीज हुआ। वॉल्यूम में नहीं घूम रहा है, एरिया में घूम रहा है तो 2D होगा, है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड में कोई चित्र बनेगा वो 2D है, यहां पर कोई बनेगा सॉलिड फिगर बनेगा वो 3D हुआ। उतने में घूम रहा है वो। घूम रहा है तो इसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है और वो ऊपर नीचे आजू बाजू घूमता है। जो भी एक शरीर को चलाएगा वैसे शरीर में घूमता है। अब शरीर नहीं है, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं बिना शरीर के बात कर रहे हैं। अब हम शरीर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मान लो मानव शरीर को चलाता है, तो मानव शरीर में ऊपर से नीचे तक, जैसे मेरा हाथ यहां तक गया तो अब जो जीवन है यहां भी घूम रहा है। यदि हाथ यहां पर है तो अब उधर नहीं गया, जो घूम रहा है। हाथी के शरीर में घूम रहा है तो उसके सूंड में भी घूम रहा है, पूंछ में भी घूम रहा है। इतने बड़े वॉल्यूम में वो लगातार घूमते रहता है बहुत हाई स्पीड से। कहीं भी घूमे, फाइनली उसका जो कंट्रोल पॉइंट है वो ब्रेन है।
क्योंकि ब्रेन से सारा तंत्रिका तंत्र जुड़े हुए हैं, ब्रेन से वो बॉडी कंट्रोल्ड है। तो वो जो जीवन है ब्रेन में कोई फ्रीक्वेंसी डाल के, कोई कंपन डाल के, कोई प्रभाव डाल के घटनाओं को कराता है। वो कहीं भी रहे शरीर में, नाखून में रहे, सिर में रहे, बाल में रहे, आंख में रहे, वो उस जगह को में प्रभाव डाल सकता है। तो मानव के शरीर में होगा तो मानव जैसा पुंज बनाएगा, हाथी के शरीर में होगा हाथी जैसे पुंज बनाएगा, घोड़े के शरीर में होगा घोड़े जैसे, कुत्ते में, बंदर जैसा बंदर जैसा, ऐसा अलग अलग पुंजाकार रूप में वो रहेगा और उस शरीर को चलाएगा। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बताइए क्या प्रश्न है। जो ये पुंज है हमारा, वो शरीर में ऐसा मतलब जो घूमने का आधार क्या है अंदर में, मतलब शरीर को छोड़ देते हैं अभी। हाँ, मैंने इसीलिए पहले बोला हाँ, बाहर घूम रहा है हाँ, बिना शरीर के, वहां क्या बाहर आधार है घूमने का? जीवन को अपने शरीर को जीवंत मतलब शरीर को चलाने के लिए वो ये पुंजाकार के माध्यम से ही वो जो हमारे ब्रेन में भी आपने बताया जो उसके मार्फत सारा पुंजाकार हो रहा है। तो शरीर जी इस पुंजाकार के आधार पे ही सारा काम मतलब कर रहा है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जैसे उंगली हमारी कट गई, तो ये इसमें ये पुंजाकार अब नहीं चल रहा है, ये ब्रेक हो गया, इसलिए मतलब वो चलने के लिए इसके अंदर में कुछ वो था, लेकिन आपने बोला कि मेरा पुंज जो है वो पूरा बाहर चल रहा है। लेकिन मेरा एक छोटा सा इतना ही था कि जब ये एक अंगुली कटी तो इसमें ये अलग कैसे हो गया, मतलब उसमें से अगर यहाँ गिरा हुआ भी तो आपने प्रश्न दूसरा पूछा था शुरू में। नहीं मेरा अगर देखिए, हम उसको सोच के मैं आंसर देने का सोचा, अभी आपका जो प्रश्न पूरा हुआ भिन्न हो गया। आपने पूछा कि आधार क्या है घूमने का, हाँ है ना, वो प्रश्न था। मैं आपके प्रश्न को उल्टा किया, बाहर में घूम रहा है उसका आधार क्या है। आपके उस प्रश्न को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी जो बोला हाँ पहले वाले को पहले ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, जीवन जो है शरीर में घूम रहा है उसका आधार क्या है। मैंने उस प्रश्न को उल्टा किया, शरीर के बाहर घूम रहा है उसका आधार क्या है। ठीक है ना, शरीर के बाहर भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया, मैंने शरीर के बाहर से बोलना शुरू किया। उसने एक पुंज बनाया, घूम रहा है, उसके बाद शरीर में आया, वही पुंज में घूम रहा है। बाहर में घूमने का आधार क्या है? तो जैसे ही जीवन बनता है, चूंकि उसमें बहुत अधिक ऊर्जा है, गति है, ऊर्जा कहां से ले रहा है, व्यापक से ले रहा है, और उसमें वो एक आकार बनाया हुआ है, तो उसका जो आधार है, शक्ति है, उसकी व्यापक से मिली हुई है। ठीक है। हर परमाणु जो घूम रहा है, पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, या बृहस्पति, चंद्रमा जो भी घूम रहे हैं, उनको जो ताकत मिली है, शक्ति मिली है, वो व्यापक से मिली हुई है। व्यापक में डूबा भीगा गिरा इसलिए मिली, वैसे ही जीवन को भी मिला हुआ है। पहला तो उत्तर ही है। आधार, यदि आप शक्ति को आधार जानना चाहते हैं, उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, यदि प्रश्न का आशय वो है, तो शक्ति का जो स्रोत है वो व्यापक ही है। यदि शरीर में आ गया क्या घूम रहा है, तो अब शरीर तो शक्ति का स्रोत है नहीं, वो उसमें पहले से ही वो शक्ति है व्यापक में घूमने की, तो उसमें वो घूम रहा है। अब उंगली कट गई है तो उसमें घूमेगा कि नहीं? उंगली तो है ही नहीं, कहां घूमेगा? जैसे मैंने बोला मेरा हाथ अब यहां है तो जीवन यहां घूम रहा है, यदि हाथ को यहां कर लिया तो यहां घूम रहा है, अब वहां नहीं जाएगा। जितना जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में घूम रहा है वो। उंगली कट गई, अब मान लो उसमें घूमता है, तो क्या उंगली जीवित हो जाएगा? है ना? मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है कि जो हमारा जो शरीर है वो ब्रेन से नियंत्रित है पूरा, और जो पुंजाकार का जो मेन जो है वो ब्रेन से है। अगर अगर हमारा ब्रेन इस उंगली को नहीं स्वीकार, शरीर को नहीं स्वीकार है, तो उस हिसाब से उसमें पुंजाकार का प्रभाव इसमें नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझ भैया रहा हूँ। आपने बोला उंगली कट गई, हाँ कट गई है तो ब्रेन का स्वीकारना न स्वीकारना कोई मतलब ही नहीं, इस नहीं, सर्किट का पार्ट अब वो नहीं है। हाँ नहीं है वो। तो ब्रेन स्वीकारेगा तो भी उंगली नहीं है, हाँ ब्रेन नहीं स्वीकारेगा तो भी उंगली नहीं है। हाँ, तो उसमें जो भी अपना जो नस नाड़ी है वो कट हो गया, हाँ, तो वो हमारा शरीर अब ब्रेन उसको के कंट्रोल से ये हाँ बाहर हो गया। बाहर हो गया अब नहीं। जीवन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ ये जीवन बात यहाँ किसी भी चीज को कंट्रोल किसको करेगा? जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है।
हाँ, तो ये ब्रेन से कनेक्ट हुआ। मैंने क्वेश्चन ये किया था उस समय कि ये जो हमारा पुंजाकार शरीर में किस मतलब माध्यम से उसमें प्रवाह करता है अंदर में, तो उसमें ये हुआ कि ब्रेन से ही उसका सारा संचालन होता है, जिसके कारण इसमें ये कटने के बाद में वो इसमें पुंजाकार का प्रभाव नहीं पड़ता करके। यदि जीवन बताया ना इसमें कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक हाथ सुन्न हो गया है, तो क्या माने कि उसमें जीवन नहीं घूम रहा है? देखते हैं ना कई लोगों के रोग होते हैं, 2 उंगली सुन्न हो गई, एक हाथ सुन्न हो गया, क्या जीवन नहीं घूम रहा है? वो उसमें क्या हुआ है, इस शरीर का जो नियंत्रण है मेदस तंत्र से बना हुआ है, वो नस नाड़ियों के आधार पर बना हुआ है, मसल्स के आधार पर, हड्डियों के आधार पर, कहीं उसमें शारीरिक रूप से कोई विघ्न पैदा हो गया है। अब जीवन घूमेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं घूमेगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये तो खराब हो गया है। तो उसका यंत्रीकरण जो है, जो शारीरिक विधि है यंत्रीकरण की, वो खराब हो गई है। अब इसको ठीक कैसे करना पड़ेगा? शारीरिक विधि से इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए चिकित्सा, मालिश, दवाई, कोच भी होगा, उससे करेंगे वो, है ना। उससे ये ठीक होगा, तब ये जीवन के नियंत्रण में आएगा। ये यदि खराब है, शरीर इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो जीवन भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसका नियंत्रण मेरे जीवन में कैसे हुआ है? विथ ब्रेन है। यदि इसका ब्रेन से कनेक्शन किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो गया है, तो मेरा जीवन किसी दिव्य मानव भी कुछ नहीं कर पाएगा, दिव्य मानव भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एक कंप्यूटर में हम उसका जो कीबोर्ड है खराब हो गया है, आप ए टाइप कर रहे हैं, टाइप नहीं हो रहा है, या ए टाइप कर रहे हैं तो बी टाइप हो गया है, तो आप कितने भी बड़े कंप्यूटर के विद्वान हो, आप उसमें लेटर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कितने भी बड़े विद्वान हो, ए लिखाएगा ही नहीं, या ए लिखेंगे तो बी लिख देगा, तो आप सारी गलतियां करोगे, तो लोग दोष देंगे आपको कि आप मूर्ख हो। जबकि है क्या, आप विद्वान हो, वो आपका मशीन खराब है। लोग, अब जिसको पता चलेगा कि कंप्यूटर खराब था, तो बोलेगा ठीक है कंप्यूटर खराब था, वो तो विद्वान ही है भाई। जैसे किसी का हाथ कट गया है और वो एक आकार में जीवंत बनाए रख रहा है शरीर को पुंजाकार में, तो बिना शरीर के भी फिर वो हाथ उस आकार में रहेगा, बिना हाथ कटे आकार में, मतलब हाथ कटे आकार में, क्योंकि शरीर यात्रा के दौरान तो वैसा ही था। हाँ, जीवन उसका का पुंज ना। हाँ, हाँ, कुछ समय में मान लेगा, हो सकता है कुछ समय तक हाथ के आकार में ही रहे जीवन, कुछ समय के बाद उस आकार को छोड़ के बिना हाथ वाले आकार में आ जाएगा। भैया इसमें क्वेश्चन था, जैसे बोलते कि शरीर के बाद भी जीवन जो है उसी पुंजाकार को के रूप में रहता है, और जैसे स्वाति दीदी है 24 तास चश्मा पहन के रहती है, तो इसका पुंजाकार भी चश्मा पहन के रहेगा, तो क्या अभी इसके शरीर का जो पुंजाकार है वो चश्मे में भी है? गुड क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन। बाबा जी ने बोला है कि शरीर छोड़ते समय स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया होती है। क्या है? सुरूप या कुरूप, दुखी या सुखी को स्वीकारता है। जैसे शरीर छूटता है, वो तुरंत अपना एक अगला रूप बनाता है। उस रूप के समय यदि उसको लगता है कि मैं चश्मे के साथ रहूंगा, रहूंगी, या चश्मे के बिना रहूंगी, या जितना लंबा है उतना ही रहूंगा, उससे छोटा रहूंगा, उससे बड़ा रहूंगा, गोरा रहूंगा, काला, वैसा वो बना लेता है। स्वप्रभावीकरण, उसने जो स्वीकारा वो बना लेगा। हाँ? यदि वो चश्मे से रहना चाहता है चश्मे से रहेगा, यदि सफेद चश्मे में रहा और काला में रहना चाह रहा है वो काला में बना लेगा। विथ शरीर, जैसे ओम भैया है, स्वाति दीदी, अभी ये चश्मा पहन के है, लोग 24 तास पहन के रहते हैं, तो अभी इनके चश्मे में भी पुंज घूम रहा है क्या, ये क्वेश्चन है। हाँ, घूम जाएगा। देखो, जीवन एकदम ऐसे ही सटा घूम नहीं रहा है, थोड़ा आगे पीछे घूम रहा है, तो अपने आप को कहाँ स्वीकार रहा है? जैसे मैं अपने आप को चश्मा में नहीं स्वीकारता, मैं चश्मा रखता हूँ, जब भी पहनना होता है फिर निकाल देता हूँ, तो चश्मे के साथ मैं अपने आप को नहीं स्वीकारा हुआ हूँ। और अगर आप चश्मा ही स्वीकार चुके हैं कि मैं चश्मा मेरा लगता ही है मेरे को, नहीं तो मेरे को दिखता ही नहीं है, हाँ, लेकिन मैं कपड़े में स्वीकारा हूँ।
हाँ, कपड़े जूता से में कोई नहीं स्वीकार रहा, कोई जूता वूता मोच के रखा है तो जूता पहन के स्वीकारेगा, कोई टाई पहन के रखा है तो टाई पहन के मिलेगा। तो जिंदा रहते हुए भी उनका पुंज उसमें घूम रहेगा। हाँ, पुंज टाई में घूम लिया तो टाई जीवित हो गया, ऐसा नहीं है, नहीं है ना। जैसे कोई टोपी लगा के घूम रहा है तो टोपी में जान आ गई, ऐसा नहीं है, वो टोपी ही है। हाँ? इसमें जो हम बोलते हैं कि जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है और हमारे जीवन का प्रभाव जो शरीर पे पड़ता है, जिसकी वजह से शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका कनेक्शन किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, साइकोसोमेटिक माने इन लोग जो कहते हैं ब्रेन में जो भी इम्पल्स इलेक्ट्रिकल वाले हैं या जो हार्मोनल इम्पल्स हैं या जो केमिकल सिक्रेशन है, इनके आधार पर कुछ रोग होते हैं। ये लोग देखो, ये तो जीवन को नहीं मानते, है ना, साइकोसोमेटिक को मानते हैं। माने क्या हुआ, ये फिर ब्रेन में मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ केमिकल भी चल रहा है जो हार्मोनल सिस्टम से है, इनका एक बैलेंस है वो बिगड़ गया, वो बैलेंस बिगड़ गया तो शरीर में रोग होंगे। इनका साइकोसोमेटिक का सीधा सीधा मतलब इतना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ठीक नहीं कर सकते तो ये केमिकल बैलेंस को बदलने के लिए कुछ न कुछ हार्मोन देते हैं, उससे कभी ठीक होता है कभी नहीं होता है। इनका वहीं तक कहानी, ठीक है। अब हमारे बात को मत जोड़िए क्योंकि हम लोग साइकोसोमेटिक नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं। अब यदि मान लो कोई जीवन दुखी है तो वो मेधस तंत्र को जब संचालित करता है तो ऐसे चीज जगह पर से ऐसे रसायनों को या हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। जैसे मैं दुखी होता हूं तो आंसू आ जाते हैं, ये क्या हुआ, जीवन दुखी हुआ, उसके कारण ब्रेन के कुछ ऐसे चीजों को उसने प्रेस किया, प्रभावित किया, जिससे आंखों में आंसू आए। आंखों में आंसू आना तो सीधा ब्रेन से रिलेटेड घटना है। तो ये क्या हुआ, जीवन और ब्रेन के संबंध के कारण कुछ हार्मोन भी बदल जाते हैं, ज्यादा दिन तक वो हार्मोन बने रहे तो वो शरीर में वो रोग बन जाते हैं। मैं दुखी हूं, दुखी होने के कारण ब्रेन एक प्रकार के हार्मोन निकाल रहा है, वो हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद धीरे धीरे शरीर में एक रोग हो जाता है। अब इसको बदलाव कहां से होगा, उसको सुखी करना पड़ेगा, सुखी होगा तो धीरे धीरे वो हार्मोन अपने आप वो चेंज कर लेगा, ये विधि है। हाँ 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 हाँ, मतलब ये ब्रेन का ये प्रभाव है, वो ब्रेन से जो होने वाला। स्टडी नहीं कुछ हम कर सकते, कौन नहीं समझ किया? सकते डिटेल की क्या हार्मोन सिक्रीट होता होगा या क्या चीज ऐसी चीज सिक्रीट होती किन लोग होगी। स्टडी नहीं किए? मतलब जैसे हमें अभी जो आप बता रहे हैं कि जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है, दुखी है या सुखी है उसका, तो उससे कौन से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं या ऐसा क्या होता है कि जिसका इफेक्ट बॉडी की सेल्स पे पड़ता है? या ये कौन लोग स्टडी नहीं किए, मेरा प्रश्न। ऐसा आपने बोला आपने बोले स्टडी, ना, हम ऐसा बोल रहे हैं, जबकि साइंस ऐसा नहीं बोल रहा है। साइंस तो जीवन को मानती ही नहीं हाँ, है, वो तो उनको जीवन स्टडी को करना ही मानता नहीं ही है, नहीं है, तो साइकोसोमेटिक वाली बात कैसे कर सकते उनको हैं? स्टडी करना ही नहीं है, उनको करना ही हमको नहीं है। करना है। जो लोग जीवन को मानते हैं उसमें से, हमारे में से कितने लोग जीवन को मानने के बाद शरीर के रोगों पर ध्यान देते हैं? कितने लोग हैं? 2-4 लोग देते होंगे तो वो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं देते हैं वो लोग नहीं अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सीधी सी बात है ना, मान लीजिए मैंने अध्ययन किया है, हम्म, मैं इसको डील करता हूँ, मैं इस पर सोचता हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। मान लीजिए आप नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, इन्होंने किया है तो किया है। यदि मुझे इस चीज को सोचना समझना हो तो इसके अध्ययन की क्या प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि मैंने अपने अंदर ये चेंजेस को फील किया है। मैंने जब सोम भैया का पहला शिविर किया था तो मुझे ये चीज दिखी मेरे अंदर, एकदम क्लियर दिखने में आया कि मुझे वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम था
और मैं ट्रीटमेंट के लिए ही रायपुर आई, पर वो शिविर करने से मेरा 1.5 साल तक एकदम ठीक हो गया पैर दर्द। तो शिविर का प्रभाव ही हुआ, वो एकदम दिखा। शिविर का उससे प्रभाव क्या हुआ माने, होगा मतलब? देखिए शिविर का मतलब है एक व्यक्ति बोल रहा है, उसका नाम शिविर है, हाँ, माने व्यक्ति का प्रभाव हुआ। व्यक्ति का प्रभाव में व्यक्ति के जीवन का प्रभाव हुआ, है ना। अब नहीं, देखिए अब शिविर का प्रभाव बोलने से बड़ा मुश्किल है ना। व्यक्ति है जो शिविर ले रहा है, उसका प्रभाव है, साथ में एक तर्क प्रणाली है, वो है। अभी वस्तु दर्शन वाला ही है, दर्शन वाले में कुछ उनका मिक्स है, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी कुछ भी नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो जो प्रभाव है मुख्य रूप से उस व्यक्ति का है जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो। अभी लोग काउंसलिंग करते हैं, उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, उससे ठीक होता है। कई लोग का नहीं भी होता होगा, है ना। तो इसकी विधि क्या है? बाबा जी के जो दर्शन है उसको अध्ययन करिए, उसके साथ और भी जो लोग हैं उनके साथ यदि आपको समय मिलता है तो उनकी भी मदद ले सकते हैं, उनके ऑडियो वीडियो है उनकी भी मदद ले सकते हैं, कुछ चीजें लिखी है उसको भी ले सकते हैं, तो उस विधि से अध्ययन होगा। उसके बाद शरीर को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर से एक उसमें शोध शुरू होगा। ये सब नई विधाएं हैं ना, अभी तक ये परंपरा में नहीं है। रेकी वाले हैं, मालिश वाले हैं, ये वाले हैं, झाड़ फूंक वाले हैं, सबसे कुछ ना कुछ तो होता ही है भाई, तभी तो चल रहे हैं। ये 100 होता है या 1 होता है पता नहीं, पर होता तो है, तब तो चल रहा है। मैं ये पूछ रहा था भैया कि जैसे शरीर में जीवन तो चल ही रहा है, तो जैसे जब डॉक्टर लोग एनेस्थेसिया देते हैं, जैसे ये कमर अमर में दिया, तो नीचे का पोर्शन पूरा शून्य, उसको सामने वाला को एहसास ही नहीं होता और पूरा ऑपरेशन प्रक्रिया चल रहा है। तो इस स्थिति में जीवन को वो मतलब एहसास क्यों नहीं होता? जीवन को एहसास की विधि क्या क्या है? ब्रेन के द्वारा। यहां से ब्रेन के जो कनेक्शन हैं उसके आधार पर ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, उससे जीवन ले ले रहा है। अब हमने इंजेक्शन लगा के इसके नीचे वाले जो भी सेंसेशन है ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं दिया। जीवन जाने दो ना, कहीं भी जाए, यहाँ के सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचेंगे, वो मैकेनिकल प्रोसेस है, शरीर का सिस्टम है, उसको हमने रोक दिया इंजेक्शन देके। अब इसमें जो भी हो रहा है, खुजली दर्द कुछ भी, वो ऊपर नहीं जा रहा है, ब्रेन में नहीं जा रहा है, ब्रेन में नहीं जा रहा है तो जीवन में भी नहीं जा रहा है। सेंसेशन जीवन में नहीं जा रहा है, जीवन यहां जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो भी यहां हो रहा है वो ब्रेन में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि हमने इंजेक्शन देके कट कर दिया है, तो ये प्रभाव ब्रेन में नहीं गया। अब ब्रेन से ही जीवन में जाना है, तो जीवन में भी नहीं गया क्योंकि ब्रेन में ही नहीं गया। ठीक है, प्रश्न उत्तर हुआ है? ठीक। जी। सर, जैसे अपना जो जीवन है शरीर में रहता है, अपने शरीर में, और शरीर को जब छोड़ देता है तो क्वेश्चन नंबर 1 ये अपना बनता है, तो वो मतलब अपना जो अभी का जो शरीर है उसके साथ में मतलब पारदर्शी रूप में उसके साथ में रहता है कि अपने वो पुंज में ही आ जाता है बस, मतलब जीवन पुंज में आ जाता है, जो अभी आप पुंज का कहानी बता रहे थे। पहले भी जीवन पुंज में है, बाद में भी पुंज के रूप में ही रहता है। और ये शरीर तो यही अपना वो हो जाता है, मतलब जला दिया जाता है जो है, तो वो जीवन के अपने आप को ये मान के चलता है कि मैं शरीर में हूँ कि नहीं हूँ, मतलब जीवन उस समय क्या मान के चलता है? जैसे ही शरीर मरता है वैसे ही जीवन शरीर से बाहर आ जाता है। जी, ये तो क्लियर है। तो उसी समय से वो शरीर को भूल गया। अच्छा। उसी समय वो स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया द्वारा अपना एक रूप और अपना भविष्य को तय करता है और उस मानसिकता में बना रहता है। अच्छा, तो उस समय मतलब ये मानसिकता उसकी हट जाती है कि मैं मनुष्य हूँ ऐसा करके।
कि मान के चलता है। हाँ, सुखी हूँ दुखी हूँ, और अपना एक स्वरूप लेकर वो अपना एक रखा रहता है, और इसको पता है कि अब मैं शरीर से व्यक्त नहीं हो सकता, मैं मर गया हूँ मानता है। एक लिया मर गया गया। हूँ मतलब शरीर मर गया है ये मानता है, मैं मा- बिना शरीर के वो व्यक्ति ही नहीं हो सकता, इसलिए वो लगभग डेड पड़ा हुआ है। अच्छा, डेड पड़ा रहता है, सत्ता में पड़े रहता होगा ब्रह्मांड में। ठीक। ऐसा बोलते हैं कि 12 दिन तक वो शरीर के आसपास ही रहता है और उसके प्रभाव में रहता है, ऐसा कुछ बाबा जी शरीर का तो जल कुछ। गया है, जी, मेरा 12 दिन माने परिवार के कहाँ साथ रहेगा? रहता है वो। देखिए नहीं नहीं, देखिए शरीर तो जल गया है, अब वो हाँ, राख के साथ चिपटा रहेगा क्या? जिनके यहाँ दफना दिए हैं वहां कहाँ रहेगा? वो शरीर तो सड़ने में गलने में हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है एक ही दिन में गल जाए, कहाँ जाएगा वो? कोई परंपरा 12 मानती है, कोई 3 मानती है, कोई 10 मानती है, कोई 5 मानता है, वो मान्यता है, ये हमने सब मान लिया है। मान्यता है। शरीर छूटा तो वो जीवन अलग हो गया, बस वहां तक ही हम बोल सकते। उसका टेस्ट करने की कोई विधि नहीं है कि 3 दिन है पास, कि 10 दिन है, कि 15 दिन है पास है, या कितना दूर को पास बोलोगे? कुछ ऐसे बाद में भी कुछ दिखते हैं या आते हैं ऐसी आत्माएं, उसके बारे में आपका क्या कहना? कई लोग को लगता है कि अभी भी आ रहे हैं, तो क्या करोगे? एक भ्रमित मनुष्य यदि कुछ बोल रहा है तो उस पर बहुत विश्वास नहीं कर सकते, वो क्या बोल रहा है। कोई बोलता है मैंने राम देख लिया, भैया देख लिए होगे, बढ़िया है, मैं क्यों बोलूं कि तुमने नहीं देखा? मेरे को बोलने का अधिकार भी कहां से है? देखा होगा, क्या चीज देखा है वही बताएगा, मैं क्यों बताऊंगा? कोई बोला है मैंने राम को देख लिया, भैया देखा होगा, है ना, मेरे को क्या मतलब कि देखा है कि नहीं देखा, मैं कैसे जानता हूं? वही बताएगा, बताओ कैसे देखे हो। अब उनसे जब प्रश्न करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो क्या देखा। अभी तक तो सेटिस्फाइड करने वाले आंसर नहीं है। ये जो अनुभव दर्शन में जो लाइन लिख रहे हैं कि मानव दूसरे के देह त्याग की क्रिया को देखता है, उस समय उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि है। तो दूसरे को देह त्याग करते देख खुद में कैसे? कोई मर गया है तो उसको उसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, हाँ मेरा क्या होगा, उसका तो सब चला गया, मेरा भी सब चला जाएगा। एक हमारे यहाँ एक कहावत है, श्मशान वैराग्य। जब कोई भी मरता है उसके साथ जो लोग श्मशान तक जाते हैं उनके अंदर थोड़े देर का वैराग्य आ जाता है। ये सब ना, ये सब नहीं करेंगे अब से, ये वो उसके बाद वापस फिर वही करने लगता है। जो ये स्व प्रभावीकरण की क्रिया है, इसी को लिख रहे कि यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है, मतलब वापिस जन्म लेने के लिए ये कैसे काम कोई करते हैं? कुरूप या स्वरूप सुखी या दुखी बनता है, उसी कंडीशन में आगे का शरीर लेगा। जैसे अभी मेरे को बोले कि भैया निकलो यहां से, तभी उदय संस्थान छोड़ दो, तुरंत मैं कहाँ आऊंगा? ये रोड के सामने खड़े हो जाऊंगा, कोई बस आएगी, बोलूंगा रोको भाई, कहाँ जाऊंगा? जहां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसे कोई जगह कि वहां से आगे का रास्ता मिले। अब नहीं सोच रहा हूं, अचानक संकेत भैया बोले भैया हो गया जाओ, क्या करूंगा? अब उसी क्षण वो निर्णय लेना होता है ना, तो उस समय देखूंगा आसपास क्या भैया, यहां पर बस रुकती है, यहां से मैं चला जाऊंगा। तो वो जो है ऐसे जगह पर थोड़े समय के लिए लोग रुक सकते हैं जहां से वो दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उसी समय तय करता है कि मैं आगे का क्या करूंगा। अभी सोच रहा हूं मैं 2 दिन यहीं रहूंगा, लेकिन उसी क्षण तय करूंगा, अभी तक सोचता है कि यहीं रहना है ना, हम थोड़ी सोचते हैं कि कल जाना पड़ेगा, है ना, यहीं रहना है मस्त। उसी क्षण सोचते हैं कि अब जाना है, शरीर गया, शरीर गया तो अब तुरंत तय करो कहां जाना है। तो उसी समय वो तय कर लेता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मैं पैदा होऊंगा, वहां जाऊंगा, किसी न किसी मनुष्य से उसका संबंध है, उसके घर जाऊंगा, वहां शरीर लूंगा, उसी क्षण वो स्वीकार लेता है।
उसका आधार स्वप्रभावीकरण। उस समय सुखी दुखी स्वरूप गुरूप कैसे क्या रहा उसके आधार पर लेता है। उसका आधार क्या है? अब मैं ऐसी जगह में जी रहा हूं, ऐसे लोगों के बीच में जी रहा हूं, और इनके बीच में यदि मैं सुखी हूं तो इन्हीं के बीच रहना चाहूंगा, ऐसी वातावरण में आना चाहूंगा। यदि यहाँ दुखी हो गया हूं तो इसको छोड़ के भागना चाहूंगा। तो जिनको मैं सुखी मानता हूं उनके यहाँ जाना चाहूंगा। मतलब ये शरीर के साथ में ही हो रहा है स्वप्रभावीकरण, जब लास्ट स्टेज है तभी हो तभी जा रहा है है। स्वप्रभावीकरण। तो एक सूचना ये भी है कि भैया बाद में जो दुख और या सुख शरीर के द्वारा मतलब शरीर के साथ में नहीं भोग पाया है वो बाद में भोगता है बिना शरीर के। शरीर की सीमा है सुख या दुख का भोगने का, जी, उससे ज्यादा जीवन रूप में ही भोगता है। तो वो बात भी ठीक है, मतलब वो भी बात ठीक है, मतलब ये बाद में। वो बात क्या है पता नहीं, पर जितना आप बोल रहे हैं, शरीर की एक सीमा है, उससे अधिक सुख और दुख भोगा नहीं जा सकता शरीर से। उसके जीवन ही भोगता है। मन और वृत्ति में विरोध या मन और वृत्ति में एक रूपता, वृत्ति और चित्त में विरोध, वृत्ति और चित्त में एक रूपता, इसी क्रम में भोगता है पूरा। तो ताऊ जी जो जीवन है वो तो जब दिव्य मानव हो जाते तो निरंतर सुख हो जाता है, तो फिर वो तो भोग रहा है ना सुख शरीर के साथ, उसकी कहाँ सीमा है कोई? शरीर के साथ भोग रहा है कहाँ? नहीं मतलब शरीर के साथ ही निरंतर मानव सुखी है ना, दिव्य मानव हो गया तो। सुखी तो वो जीवन के मन वृत्ति वृत्ति चित्त चित्त बुद्धि इनके बीच में जो एक रूपता है उससे सुखी है। हाँ। वो शरीर के सुख और दुख से वो बहुत ऊपर है, इसीलिए बड़े में लघु समा जाता है। तो इसीलिए जीवन की तृप्ति में शरीर का सुख या दुख कोई प्रभाव ही नहीं डालता। मतलब मैं ये समझी नहीं कि शरीर की सीमा है सुख दुख भोगने की। तो मतलब मानव तो शरीर के साथ जब मानव है तो निरंतर सुखी हो ही तो रहा है जब अनुभव के बाद, फिर क्या सीमा है उसकी ऐसा? फिर क्या? मतलब फिर कहाँ सीमा है? तो निरंतर ही सुख है तो सीमा कहाँ आ गई? वही सुख की? सुख शरीर का है कि जीवन के बीच के तालमेल का? जीवन का है। तो वो सुख तो उस जीवन का ही भोग रहा है ना। हाँ। एक ये व्यवहार दर्शन में लाइन आई थी ताऊ जी कि सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति तथा सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है। तो सत्य बोध पहले हो रहा, उसके बाद सत्यानुभूति हो रही है। हाँ, पहले बोध होगा फिर अनुभव होगा। बुद्धि के प्रत्यावर्तन का नाम है बोध, आत्मा के प्रत्यावर्तन का नाम है अनुभव, है ना। मेरे को ऐसे लगा था कि मतलब कुछ गलत लग गया होगा कि पहले सत्य का अनुभव हो जाएगा जो उसको व्यापक बोल रहे, फिर उसका बोध बुद्धि में होगा। उस सत्य बोध उसको पूर्ण बोध बोल रहे शायद। देखिए अभी हमको बोध भी नहीं हुआ, अनुभव भी नहीं हुआ, साक्षात्कार भी नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन सत्य हमारे तर्क में आ गया ना, तो पहले सत्य का भास हुआ, उसके बाद ही सत्य का आभास होगा, उसके पहले कभी नहीं होगा। उसके बाद ही प्रतीति होगी, उसके बाद ही अनुभव होगा। क्रम तो यही है ना। हम अपने आप को देखो ना, चलो बोध नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, प्रतीति भी नहीं हुई, आभास भी नहीं हुआ, भास तो हुआ है ना। इतना जो पढ़ लिख रहे हैं, सत्य भास हुआ है या आभास हुआ है, कुछ तो हुआ ही है। अब इसके बाद आगे वाला होगा प्रतीति, उसके बाद और आगे वाला अनुभूति। भाई सत्ता में संपृक्त प्रकृति हम बोल रहे हैं ना, अनुभव हुआ है नहीं हुआ है, बोध हुआ है नहीं हुआ है, साक्षात्कार बने सुना है उसको तो बोल दिया कम से कम, तो भास तो हो ही रहा है ना, तब तो बोल पा रहा है। तो अनुभव का भास होता है तभी अध्ययन विधि है, अनुभव का आभास होता है तभी अध्ययन विधि है, अनुभव की प्रतीति होती है तभी अध्ययन विधि है, अनुभव का अनुभव ही होता है, माने वही अनुभव दूसरे व्यक्ति में आ जाएगा तभी विधि है।
भैया जी, जीवन ही डिसाइड करता है कि वो कहाँ मतलब जन्म लेगा या किस शरीर यात्रा को चलाएगा। तो जीवन की अवस्था जैसे वो एकदम जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में जीते हैं, एकदम भीख मांगना या फिर उससे भी ज्यादा कैसे भी रहते हैं कहीं भी, तो वो उनका जीवन का स्तर ही होता है। या हमने जैसे सोचा कि कहाँ जन्म लेना, तो वो क्या, भाई भिखारियों के यहाँ भी तो कोई जन्म लेते हैं ना, हाँ वही तो तो क्या मानेंगे? क्या वो उसको मतलब स्वीकारा। जीवन की क्या अवस्था रहती होगी, क्या क्या चीज स्वीकार के हम अपना शरीर का चयन करते हैं या अवस्था, मतलब किस परिवार में या किस माहौल में, ये सब हमको भाई सोचते बाबा रहते जी हैं। के समय में राजा थे, जी बाबा जी राजा के घर में तो नहीं पैदा हुए, उन्होंने राजा को ठीक नहीं माना, उस परिवार को ठीक माना, तब वो लिए। हम लोग भी अपने अपने परिवार में पैदा हुए, हम भी राजघराने में नहीं गए, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुए, हम इसको ठीक माने। तो हम किसको ठीक मानते हैं, वो मुद्दा है बड़ा। जैसे अभी बहुत लोग हैं, मेरे को रायपुर में कोई मंत्री बोलेगा मिलने आ जाओ, मैं कतराऊंगा। कोई मेरा मित्र बोलेगा वो गरीब भी है, मैं दौड़ के चला जाऊंगा। ये क्या है? कोई मंत्री भी होगा, कोई आईएएस ऑफिसर भी होगा, कोई बड़ा पीसीएस ऑफिसर भी होगा, कोई मेरा मित्र होगा जो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, मैं कहाँ चुनूंगा? मेरी अपनी एक चॉइस है, उसका कोई आधार है, जिसको मैं अच्छा मानता हूं। वो अच्छा है या नहीं पता नहीं। यही है मेरी जो समझ है, वही है। अभी भी तो ऐसी है ना, हम कहाँ जा रहे हैं? जो अभी है लगभग वही है शरीर छोड़ने के बाद। क्या बदलेगा बताओ ना। भाई मेरे को मौका था, मैं दिल्ली में काम कर सकता था, मैं और कहीं जा सकता था, मैंने नहीं चुना, मैं अमरकंटक को चुन लिया। मेरी जो भी मानसिकता है उसी से तो चुना हूं ना। मेरे साथ के लोग दिल्ली को चुने, कोई विदेश को चुन लिया, उसकी अपनी इच्छा है। तो शरीर छोड़ते समय भी वही इच्छा रहती है। कोई किसी को श्रेष्ठ मानता है, वहां चला जाता है। जब मैं अमरकंटक गया था, अमरकंटक में लाइट भी नहीं होती थी, कुछ एकदम पिछड़ी जगह थी, उसमें टेलीफोन नहीं थे, फोन नहीं लगता था, कुछ नहीं। हम उसकी तुलना में थोड़े विकसित जगह में रहे। अभी जिसको विकसित बोलते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे जंगल ज्यादा अच्छा लगा, मैं चला गया। अभी यहाँ भी कई लोग हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं, है ना, दिल्ली का माल छोड़ के यहाँ का जो भी सादा भोजन है उसको खा के खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छा लगा। हमारे यहाँ भी आते हैं। ये इसलिए कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि ये एक और लाइन ऐसी आ रही है कि स्वस्वरूप अर्थात आत्मा की साक्षी में किए गए बोध की सत्यबोध। तो मतलब वो अनुभव के बाद वाले बोध को सत्यबोध बोल रहे इसलिए, और नहीं वहां लिखा नहीं है कि नहीं नहीं, सत्यबोध नहीं, के बाद अनुभूति। ना, ये अध्ययन बोध है। ये जब भी बोध होता है, अध्ययन बोध होता है, वो आत्मा की साक्षी में ही होता है। अध्ययन की परिभाषा ही है अधिष्ठान की साक्षी में। तो जो भी अध्ययन हो रहा है वो आत्मा की साक्षी में ही हो रहा है, और उसका नाम है बोध, उसका नाम है अध्ययन बोध। और अध्ययन बोध मिथ्या का नहीं होता है, सत्य का ही अध्ययन बोध होता है। मिथ्या का अध्ययन बोध नहीं होता है, सत्य का ही अध्ययन बोध होता है। सत्य का अध्ययन बोध हुआ, उसी का नाम है सत्य बोध या अध्ययन बोध। आप नाम दो चार नाम में कोई भी चुन सकते हो, दो चार उसमें ऑप्शन है, ठीक है ना। अब जी मौलिक अधिकार को समझाइए ना। मौलिक अधिकार क्या करना है उस पर? उसको थोड़ा, जैसे बाबा जी ने बहुत सारे दिए समाज शास्त्र में भी और संविधान में।
अभी ये वाला निपटा लेते हैं, है ना? फिर कर लेते हैं। यस, बिल्कुल। इसमें भैया ब्रह्मानुभूति पे था, और इसमें आपके जानना था आपके। देखिए, ब्रह्मानुभूति होती है कि ब्रह्मानुभूति होती है? दोनों उच्चारण में अंतर आ रहा है। ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, एक में हानुभूति आ रहा है, एक में मानुभूति आ रहा है। उच्चारण में कौन सा? ब्रह्म मानुभूति, ब्रह्मानुभूति। ठीक है, ब्रह्मानुभूति एक होता है, ब्रह्मानुभूति तो क्या होता है? ये ब्रह्मानुभूति होती है। ठीक है, बोलिए एक बार। हानुभूति आ गया आपका, मानुभूति है। ब्रह्मानुभूति। सब लोग ब्रह्मानुभूति कहते हैं, वो गलत है, ब्रह्मानुभूति है। मानुभूति आएगा। आप जो बोल दे रहे हैं मानुभूति, हानुभूति बोल रहे हैं, ब्रह्म हा कह रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मानुभूति। आपने क्या बोला? ब्रह्मानुभूति क्या है? जैसे इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जैसे सहअस्तित्व में अनुभव, ब्रह्मानुभूति, और अब ब्रह्म जिज्ञासा भी बोलते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी में अपनी स्थिति क्या है? मतलब इस अपनी माने मेरी? मेरी मतलब नहीं, आपकी तो आप बोलोगे। नहीं, ये मैं कौन से लेवल पे जाके बोलूं? अवधारणा पे क्या है? मतलब कब ब्रह्म जिज्ञासा? ऐसा जीवन ज्ञान के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा है, उसके पहले कैसे होगा? चित्त को बुद्धि के बारे में पता नहीं रहता है। जो सामान्य लोग हैं, सामान्य का मतलब है अभी जो दिख